चलो जी, तो ये है हमारा टॉपिक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। देखो होता क्या है, ये क्या नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जो होता ही होता है, चाहे फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो तो भी होता है, उसको बोलते हैं हम लोग नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कहता है कि भाई क्लासिकल मॉडल के हिसाब से एक इकोनॉमी जो होती है हमेशा जो है फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम करती है, लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कई हमेशा जो है एक फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता ही होता है। अब फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होता है? क्योंकि लेबर मार्केट में फ्रिक्शंस होते हैं जो कि होते रहते हैं, परपेचुअल स्टेटस की वो चलता रहता है। ये होता क्यों है? क्योंकि कुछ लोग जो है जो फर्स्ट टाइम जॉब ढूंढ रहे होते हैं और कुछ लोग जो है जॉब चेंज कर रहे होते हैं। तो ये जो जॉब चेंज करने के बीच में जो गैप आता है, इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। तो कहता है कि कुछ फर्म्स जो हैं वो अपने फर्म को एक्सपेंशन के प्लानिंग चल रही होती है, और कुछ फर्म उसकी वजह से वो और वर्कर्स को हायर कर रही होती हैं, लेकिन कुछ फर्म्स जो है वो बिजनेस में सफ़र कर रही होती हैं और वो जो है अपने एम्प्लॉयमेंट को कट डाउन कर रही होती हैं। तो ऐसी सिचुएशन हमेशा रहती रहती है इकोनॉमी के अंदर, जिसकी वजह से जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट रहता रहता है। ठीक है, तो कहता है कि सिंस पीपल आर इन सर्च ऑफ जॉब विच इन्वॉल्व अ टाइम गैप, जो मैंने कहा कि भाई अगर वो जॉब ढूंढ रहे हैं तो एक टाइम गैप आएगा, तो वहाँ पे हमेशा जो है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता ही होता है। कहता है एसोसिएट विद द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एंड द कोरस्पॉन्डिंग फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट लेवल वाई स्टार इज व्हाट इज कॉल्ड द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो कहता है कि अगर हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट लेवल के साथ जो है कोरस्पॉन्ड करें, तो ये जो निकल के आता है इसको हम लोग नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। कहता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज दैट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट which occurs due to the frictions in a normal labor market when that labor market is in a state of equilibrium। कहता है तो ये जो है नेचुरल रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये वो रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है जो होता है फ्रिक्शंस की वजह से नेचुरल लेबर मार्केट में। कब? जब लेबर मार्केट जो है इक्विलिब्रियम सिचुएशन में होती है। ठीक है, तो आगे हमारा था एग्रीगेट डिमांड कर्व। एग्रीगेट डिमांड कर्व क्या कहता है? देखो, एग्रीगेट डिमांड कर्व बेसिकली है डिफरेंट कम्बिनेशंस को शो करने वाला एक डायग्राम है, जिसमें आउटपुट लेवल और प्राइस लेवल को एसोसिएट किया जाता है इन इक्विलिब्रियम गुड्स एंड मनी मार्केट में। तो एग्रीगेट डिमांड का विल शिफ्ट टू द राइट, ये शिफ्ट टू द राइट हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा। कब? जब एक्सपेंशनरी पॉलिसी चलेंगी, जैसे ही गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर अपना बढ़ा दे, टैक्सेस को कम कर दे, और कहने का मतलब ये है कि मनी सप्लाई को बढ़ा दे। कहता है अगर इंक्रीज होता है तो कंज्यूमर और जो इन्वेस्टर्स हैं वो सब जो है एग्रीगेट डिमांड कर्व को राइट को शिफ्ट करा देंगे। वाइल डिक्रीज, अगर ये सारी चीज़ें डिक्रीज हो जाएंगी तो ये शिफ्ट टू द लेफ्ट कर जाएगी। आगे बात समझ में? जैसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर बढ़ा देता है तो गवर्नमेंट जो पैसा दे रही है लोगों के पास, टैक्सेस कम कर दे तो पैसा बढ़ रहा है, और मनी सप्लाई को बढ़ा दे तो पैसा बढ़ रहा है, और जब लोगों के पास पैसा बढ़ेगा तो वो डिमांड ज़्यादा करेंगे। ठीक है, और कर्व टू द राइट हो जाएगा। और यहीं अगर डिक्रीज करेंगे इन सब चीज़ों में तो कर्व जो है लेफ्ट को चला जाएगा। ठीक है, डाउनवर्ड हो जाएगा। कहता है जो एग्रीगेट डिमांड जो है वो रिलेशन है आउटपुट और प्राइसेस की, और दोनों के आपस में इनवर्स रिलेशनशिप होती है, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। कहते हैं ये जो रिलेशनशिप है, ये एग्रीगेट डिमांड जो है वो रियल सप्लाई ऑफ मनी पर डिपेंड करती है। तो रियल सप्लाई ऑफ मनी और नॉमिनल सप्लाई ऑफ मनी, इनमें क्या फ़र्क होता है? जैसे कि मान लो गवर्नमेंट ने कोई भी मनी सप्लाई की है मार्केट में, वो हमारी नॉमिनल है। उसको जब जब हम लोग प्राइस लेवल से डिवाइड करते हैं तो उससे रियल मनी निकल के आती है। क्योंकि देखो, जैसे मान लो अगर गवर्नमेंट ने 400 रुपये मार्केट में दिए, अब प्राइस लेवल क्या है? पर यूनिट 50 रुपये मिल रहे हैं, तो 50 रुपये हम लोग कितने यूनिट खरीद पाएंगे? तो वो जो कट के निकल के आएगा वो हमारी रियल सप्लाई ऑफ मनी होगी। ठीक है, तो कहते हैं जो रियल सप्लाई ऑफ मनी है ये वैल्यू है मनी मनी की, जो कि अवेलेबल कराई सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री ने और उसके बैंकिंग सिस्टम में। रियल मनी सप्लाई को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं एम अपॉन में पी, एन बाय पी। जब मैंने बोला ये जो मनी सप्लाई भेजी है मार्केट में उसको प्राइस लेवल से डिवाइड कर देंगे तो रियल सप्लाई मनी आ जाएगी। तो यहाँ पे एम जो है वो नॉमिनल सप्लाई ऑफ मनी है सॉरी, और पी जो है वो प्राइस लेवल है। तो कहता है अगर जो रियल सप्लाई ऑफ मनी, तो क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो गिर जाते हैं मार्केट में, क्योंकि पैसा ज़्यादा आ गया लोगों के पास। ठीक है, तो उससे क्या होता है इंटरेस्ट रेट कब बढ़े रहेंगे? इंटरेस्ट रेट जब बढ़े रहेंगे जब लोग वो ज़्यादा पैसा लेने की कोशिश करेंगे। जब लोगों के पास पहले से पैसा आ गया तो वो लोग पैसा उधार में नहीं लेंगे, नहीं लेंगे तो इंटरेस्ट रेट
गिर जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट जो है इंक्रीज कर जाएगा, क्यों? क्योंकि मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि ओवरऑल लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। और दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें कि इसका उल्टा करें, रियल सप्लाई ऑफ मनी को डिक्रीज कर दें, तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज कर जाएगा और उससे जो एग्रीगेट डिमांड भी जो है में रिडक्शन हो जाएगा। अगर गिवन द नॉमिनल सप्लाई ऑफ मनी, नॉमिनल सप्लाई ऑफ मनी दे रखी है जिसको हमने एम बोला, वो लो प्राइस लेवल पे है। अब जैसे मैंने कहा था कि भाई 400 रुपये मनी सप्लाई है नॉमिनल, और उसको हम लोग जो 50 से डिवाइड करें, अगर मान लो 25 हो जाए तो रियल मनी बढ़ जाएगा ना। तो वो ये यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर लो प्राइस लेवल होगा तो इससे हाई रियल सप्लाई हो जाएगी, और अगर जो ज़्यादा होगा तो लो हो जाएगी। ठीक है, तो कहते हैं लो प्राइस लेवल मीन्स दैट द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी लो प्राइस लेवल पे, और हाई हाई प्राइस लेवल पे क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड जो है लो हो जाएगी। क्लियर है ये चीज़, एकदम समझ में आ गई होगी। तो अब हमने एक फिगर बना रखा है एग्रीगेट डिमांड कर्व का, नीचे फिगर बना रखा है जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, जो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो प्रेजेंट करता है इक्विलिब्रियम इन द बोथ मनी एंड गुड्स मार्केट में। तो ये एक्सपेंशन इन द गुड्स मार्केट है, और मनी मार्केट में उससे क्या होता है, ये अपवर्ड शिफ्ट कर जाता है, एडी से एडी 1 पे शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, इसको एक और तरीका है इसको समझने का बहुत आसान, कि जो एन ईजी वे टू अंडरस्टैंड द एग्रीगेट डिमांड कर्व इज थ्रू द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, इस थ्योरी के हिसाब से एम इक्वल टू पी वाई है। ठीक है, एम क्या है यहाँ पर, एम है यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई, वी क्या है वेलोसिटी ऑफ मनी और नंबर ऑफ टाइम्स पर ईयर और रुपी चेंज हैंड्स, एंड पी वेटेड एवरेज ऑफ ऑल प्राइसेस, और वाई जो है वो रियल इनकम है। कहता है अगर सपोज करो वी को हम लोग कॉन्स्टेंट मान लें, तो पूरी की पूरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, देन द अबव इक्वेशन टर्न्स इनटू एन एग्रीगेट डिमांड का। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, एग्रीगेट। तो आगे इफेक्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड पॉलिसी। अब देखो एग्रीगेट डिमांड पॉलिसी हम लोग दो केस में पढ़ सकते हैं, केन्जियन के हिसाब से, क्लासिकल के हिसाब से जो भी इफेक्ट है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले केन्जियन केस। कहता है जो फिगर 5.7 दे रखी है हमने, जो उसमें जो एग्रीगेट डिमांड कर्व को केन्जियन हॉरिजॉन्टल एग्रीगेट सप्लाई कर्व के साथ इकट्ठा लेके आए हैं। ठीक है, देखो जरा फिगर कैसा है, ये फिगर है। ठीक है, इसमें हॉरिजॉन्टल एग्रीगेट सप्लाई है। ठीक, और ये एग्रीगेट डिमांड 1 और एग्रीगेट डिमांड नॉर्मल है। तो कहते सपोज करो अगर जो एग्रीगेट डिमांड जो है बढ़ जाए, अभी हमने पढ़ा पीछे कि बढ़ती कैसे, या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गए हो, या टैक्स जो है रिड्यूस हो गए हो, या फिर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गई हो, तो इससे क्या होता है एग्रीगेट डिमांड हमारी बढ़ जाती है। तो ये राइट वर्ड शिफ्ट कर गई। ठीक है, एडी टू एडी 1। अब जो इग्नियम पॉइंट था वो ई पे था, इनिशियली जो था वो ई पर था, वो ई2 ई1 हो गया। अब इससे फ़र्क क्या पड़ा, देखो इससे फ़र्क ये पड़ा कि प्राइस लेवल तो वहीं का वहीं है, पी स्टार वहीं का वहीं है, लेकिन जो लेवल ऑफ आउटपुट है ना वो वाई स्टार से वाई 1 पे पहुँच गया, यानी आउटपुट बढ़ गया। डिमांड बढ़ने पर आउटपुट बढ़ जाता है, और एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। और सॉरी कांस्टेंट नहीं है, ये जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं उतना हम बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक है। ठीक है, तो कहते हैं गिवन अ परफेक्टली इलास्टिक एग्रीगेट सप्लाई शेड्यूल, a shift to the right of the aggregate demand curve will have no effect on the price level but will lead to increase in the output and employment। तो आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है अगर हम लोग जो है परफेक्टली इलास्टिक एएस शेड्यूल लेके चलते हैं और उसको एग्रीगेट डिमांड के साथ ला के करते हैं। ठीक है, तब हम पढ़ेंगे क्लासिकल केस में इस चीज़ को, इफेक्ट को। ठीक है, क्लासिकल केस है, ये हमारे फिगर 5.8 है। इसमें जो है डिमांड कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व और क्लासिकल वर्टिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व को साथ में लेके आए हैं। अब जो इनिशियल इग्नियम पॉइंट है वो पॉइंट ई है, ये वाला पॉइंट ई है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि क्लासिकल के अंदर ये हमेशा चलती है कि प्राइसेस चाहे कुछ भी हो, वट एवर इज द प्राइस लेवल, फर्म्स जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट के लिए तैयार रहती हैं। ठीक है, अब सपोज करो अगर जो है लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए, ठीक है, यानी एडी टू एडी 1 हो जाए, तो जो इनिशियल प्राइस लेवल है पी स्टार हमारा जो है वो इंक्रीज कर जाएगा आगे की तरफ को, कहाँ पहुँच जाएगा, ई1 पर। अब क्योंकि मार्केट में तो फुल एम्प्लॉयमेंट है, और फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर जो है अवेलेबल नहीं है एक्स्ट्रा आउटपुट के लिए, तो भाई जो सप्लाई ऑफ आउटपुट है वो भी इंक्रीज नहीं होगी। अब इस प्रोसेस में, यानी इस प्रोसेस में क्या किया फर्म्स ने, अपने आउटपुट को बढ़ाने के लिए ज़्यादा लेबर हायर कर लिया। अब ज़्यादा लेबर हायर कर लिया तो जो वेजेज है वो बढ़ गई और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई।
अब इसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट के इकोनॉमी के अंदर सारे के सारे प्रोडक्ट जो हैं उनके प्राइसेस बढ़ गए। अब इंक्रीज इन डिमांड हुई, उससे आउटपुट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, आउटपुट तो नहीं बढ़ा लेकिन प्राइसेस जरूर बढ़ गए। ठीक है, अब ये जो प्राइसेस बढ़े हैं और यानी कि जो रियल मनी में जो डिक्रीज आया है और जो लेवल ऑफ स्पेंडिंग बढ़ गया है, तो उसकी वजह से क्या होगा, तो वो मूवमेंट हो जाएगी इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड AD1 पे। और ये जब तक चलता रहेगा जब तक कि जो प्राइसेस जो है इंक्रीज हो रहे हैं और रियल मनी सप्लाई घटती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा जो है इसी एग्रीगेट सप्लाई कर्व पे जो है एक पॉइंट A2 मिलेगा, जो हमारा इक्वल होगा एग्रीगेट सप्लाई के एग्रीगेट डिमांड का एक पॉइंट होगा। ये जो E2 बना है ये यहाँ पे आके क्रॉस करेंगे, यानी कि प्रोडक्शन तो कुछ नहीं बढ़ा लेकिन प्राइस जरूर बढ़ा गई। ये सिचुएशन कब, जब एग्रीगेट डिमांड बढ़े। ठीक है, तो ये क्लियर होगा आपको एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई का चैप्टर।